अभी तक एनसीईआरटी साइंस के फर्स्ट चैप्टर में हैं, केमिस्ट्री के पार्ट में, जिसमें केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें लास्ट वीडियो तक आप एक्टिविटी 1.3 तक पढ़ चुके थे। एक्टिविटी 1.4 से लेके 1.7 तक आज डिस्कस करेंगे। अगर इससे अच्छा हो पाए, ज्यादा हो पाए तो और बात अच्छी है, ठीक है। तो एक्टिविटीज को आपको मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज में क्या जानना जरूरी है, किस तरीके क्वेश्चन उसमें आएंगे, किस तरीके से घुमाया जाता है क्वेश्चंस में, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं 1.4। तो आपको सिंपल सी एक्टिविटी, यानी सबसे इस पूरे चैप्टर में सबसे सिंपल सी एक्टिविटी यही है। क्विक लाइम लेना है, सिंपली डिसॉल्व करना है वाटर में। कॉशन ये है कि वो वार्म होता है तो आपको हाथ नहीं डालना है, ठीक है। तो विथ हेल्प ऑफ यूटेंसिल्स या स्पैचुला जो भी है आपके पास, उससे आपको वाटर में पोर करना है। तो आपको फिजिंग साउंड क्रिएट होगा। एक पहला ऑब्जर्वेशन इस एक्टिविटी का, वो जो साउंड होगा तो आपको बबल्स बनते हुए दिखेंगे, साउंड होता हुआ दिखेगा। तो ये जो फिजिंग साउंड है एक क्लू देगा कि आप एक व्हाइट कलर का पाउडर जब वाटर में पोर कर रहे हो तो वो क्विक लाइम है जो फिजिंग साउंड क्रिएट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन होने लगी। और आपको असर्शन मिल जाएगा और एश्योर हो जाओगे जब उस पॉट को आप टच करोगे तो आपको वो कैसा दिखेगा, वार्म। तो चेंज इन टेम्परेचर एक ऑब्जर्वेशन था केमिकल चेंज का, यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस एक्टिविटी में होने वाली रिएक्शन कुछ इस तरह से, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है और काय में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विथ स्टेट याद रखना है आपको इस रिएक्शन को। तो ये सॉलिड स्टेट में था, यानी आपने पाउडर लिया था, ये लिक्विड स्टेट में था और बनने वाला एक्वस। एक्वस का मीन्स ये जो सबस्टेंस बनेगा वो सॉल्युबल होगा वाटर में। अब ऑब्जर्वेशन ये है कि आप सबसे पहले फिजिंग साउंड सुनेंगे आप। दूसरा, चेंज आएगा टेम्परेचर में। आप इस रिएक्शन को पा रहे हो कि आपका एक्सोथर्मिक नेचर है इस रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक क्यों? आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, जिन भी रिएक्शंस में हीट या किसी फॉर्म का एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इनके इवोल्यूशन के बाद आप सीधा उस रिएक्शन का नेचर क्या बताते हो, एक्सोथर्मिक नेचर। अ केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, और किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फिलहाल ये हीट के फॉर्म में अगर हो रही है, लाइट के फॉर्म में हो रही है, जैसे हमने रेस्पिरेशन में देखा था एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो रही थी। तो रिलीज ऑफ एनर्जी अगर किसी भी केमिकल चेंज के बाद दिखता है तो वो किस नेचर का है, एक्सोथर्मिक नेचर। इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि आप यहां पा रहे हैं कि when two or more reactants combine together to form a single product, it is known as combination reaction. तो ये combination भी है। एक्सोथर्मिक नेचर क्योंकि वार्म हो रहा है या हीट रिलीज हो रही है, यानी इस चेंज के बाद आपको हीट रिलीज होती हुई दिख रही है। अब और एक घुमाया हुआ क्वेश्चन जो हमारी इंटेक्स में भी है, एनसीईआरटी में भी है, उसमें कहा गया कि एक व्हाइट कलर का एक सबस्टेंस है जिसे आप डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो जो कंपाउंड बन रहा है उसका यूज हो रहा है व्हाइट वॉशिंग में। सबसे जरूरी क्लू आपको यहां से मिल रहा है। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको समझ में आए कि व्हाइट वॉशिंग के लिए बनने वाला सबस्टेंस, ठीक है, वो किस सोल्यूशन से बनता है, तो ये सोल्यूशन तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, ये एक्स सबस्टेंस कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो इनके नामों की बात कर लें, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन में सब पार्ट्स आए, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सबस्टेंस एक्स, तो आप लिख दिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फिर उसका आपसे नाम पूछा तो आपने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, ये केमिकल नेम है, और इसी का कॉमन नेम है आपका क्विक लाइम। तो क्विक लाइम इसका कॉमन नेम और कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम। अब इधर बात करें तो ये बनने वाला जो प्रोडक्ट है आपका, इसे स्लैग्ड या लाइम वाटर बोलते हैं। स्लैग लाइम या लाइम वाटर।
ये दोनों इसके कॉमन नेम है और केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समरी एक्टिविटी 1.4 में हमें याद रखना है कि एक व्हाइट कलर का सबस्टेंस एक्स है, जिसे अगर हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो ड्यूरिंग केमिकल चेंज एक कंपाउंड बनता है जिसे हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। उसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम है स्लैक लाइम और लाइम वाटर। फार्मूलों में कोई गलती नहीं, एक बार आप चेक कर लेंगे कि रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे सभी एटम्स दोनों तरफ के यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या होने चाहिए, इक्वल। तो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल ही हैं। यहाँ पे आपको कोई नीड नहीं है रिएक्शन को बैलेंस करने की। कैल्शियम एक है, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन ऐड कर दें दोनों को तो आपके पास हो जाएंगे 2 एटम्स। यहाँ इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये भी 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ भी, तो हर एक एटम बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना, उनके नीचे उनका नाम लिख देना, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन लिख देना कि एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन है और ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग में यूज होने वाला सबस्टेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये रही। अब चलते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.5 में। 1.5 एक्टिविटी में आप जैसे ही लैब में घुसेंगे आपको उसमें ढूंढना है बॉक्सेस में जहां लिखा हुआ है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट लिखा हुआ है। आप उस क्रिस्टल को जब देखेंगे तो वो आपको लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल मिलेंगे। स्पैचुला की मदद से टेस्ट ट्यूब में डाल लिया आपने, 2 स्पैचुला डाल के आपने टेस्ट ट्यूब भर ली। बगल में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.5 के, है ना, वो बच्ची है ना 2 स्पैचुला को लेके टोंग से पकड़ के उसे बंद कर रही है, तो हीट कर रही है उस सबस्टेंस को। क्यों? तो मैंने आपसे कहा था इंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन जो होती हैं उनको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हीट के फॉर्म में सप्लाई की जा रही है एनर्जी, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन किया जा रहा है। किसका? फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट का। तो जो वो लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल डाले गए हैं टेस्ट ट्यूब में, उन्हें जब बर्नर में हीट किया जा रहा है तो यहां पे क्या होगा, वो चेंजेस यानी ऑब्जर्वेशन तो हम सुनेंगे, पहले इसे जान लें हम। इसका फार्मूला होता है FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O, इसका नाम आपको पर्टिकुलर याद रखना है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जो आपको .7H2O दिख रहा है, ये फिक्स नंबर होता है हर एक कंपाउंड के साथ, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। चैप्टर 2 में और डिटेल में भी है, तो अभी कुछ हम इसके बारे में जान लें। ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि और क्या है, तो इसकी बात करें कि डेफिनेशन के हिसाब से ये फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं वन फार्मूला। तो अगर आपको एक फार्मूला दिख रहा है फेरस सल्फेट जो कि सॉल्ट होते हैं, तो ये सभी एसिड बेस के साथ नहीं रहते हैं, ये सॉल्ट के साथ होते हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स है, तो आपको फिक्स्ड सॉल्ट मिलेंगे कुछ। तो बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जिनके साथ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिन नंबर्स को एक फिक्स्ड नंबर को प्रीफिक्स यानी एक टर्म दी जाती है। जैसे अगर किसी के साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल है उसे आपने मोनो कहा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं टेट्रा, 5 हैं पेंटा, 6 हैं हेक्सा, 7 हैं हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका। तो
फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक फार्मूले के साथ एसोसिएट रहते हैं, इन्हें नाम दिया गया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इनकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए ये क्या है तो आप बताएंगे दीज आर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद वन फार्मूला। अब वो फार्मूला किसका होता है? सॉल्ट का। ठीक, और भी एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे CuSO4.5H2O। तो आपको एक बात याद रखनी है कि CuSO4 के साथ 7H2O नहीं हो सकता और FeSO4 के साथ 5H2O नहीं हो सकता है। एक फार्मूले के साथ वो एसोसिएटेड फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही होंगे जो एक बार आपने याद कर लिया, जैसे किसी भी कंपाउंड का फार्मूला, तो वैसे ये फिक्स्ड है, फार्मूला भी फिक्स्ड है और उनके साथ एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स भी फिक्स्ड है। और एग्जांपल Na2CO3.10H2। तो इन सब के नामों में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो यहां वाटर को आप हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर इस फार्मूले को मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूंगा? कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। वाटर को आप किस नाम से बोलोगे? हाइड्रेट के नाम से। तो यहां हो गया इसका नाम कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका नाम फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। तो ये आपको लैब में मिलेगा। बॉक्स में आपने ग्रीन कलर के क्रिस्टल पाए हैं जिन्हें आपने टेस्ट ट्यूब में रख के टोंग से पकड़ के इसे बर्नर के ऊपर रखा। तो हीट करने पे क्या ऑब्जर्वेशन मिलेंगे? उसके पहले याद ये रखना है कि ये ग्रीन कलर का रहता है। तो पहले कलर चेंज, यानी हर एक्टिविटी में यूनिक ऑब्जर्वेशन याद रखना है कि कौन सा कलर चेंज आ रहा है, क्या इवोल्यूशन हो रहा है हीट का, कहाँ। इस एक्टिविटी में अभी तक 1.5 एक्टिविटी में आपको पहला एक डिस्क्रिप्शन, चूंकि वो सेकंड चैप्टर में भी डिटेल में था तो मैंने कहा यहीं से आप स्टार्ट करें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जाने रहेंगे कि फार्मूला। अच्छा, ये अगर आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर ये क्यों होता है, तो उसके लिए क्या आंसर। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी सॉल्ट के साथ अगर है तो वो उसे उसका क्रिस्टलाइन शेप देता है। आपने नमक वो देखा होगा क्रिस्टलाइन, ठीक है, जो आपको कहां से मिलता है? जब आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जो पिछले साल भी थी आपको 9th में, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में आप पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते थे, वार्म करते थे तो एक्सेस में जो सॉल्वेंट होता था वो एवपोरेट हो जाता था। उसके बाद उसे आप जब कूल करते थे तो क्रिस्टल मिलते थे। तो क्रिस्टलाइन शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स हेल्प्स इन क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइज शेप जो है वो इनके कारण आता है किसी भी सॉल्ट में। दूसरा, अगर उसमें टिपिकल कलर है, जैसे यहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, तो उसका कारण भी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे इसमें अगर ब्लू कलर है तो उस ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल और इसके क्रिस्टलाइन शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इतना डिस्क्रिप्शन आपके लिए काफी है कि आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जान पाए। फिर भी अगर और कोई डाउट है तो सेकंड चैप्टर में क्लियर होगा। एक्टिविटी भी है आपको, ठीक है, तो वहां पे चलेंगे। अब एक्टिविटी के बाद पे फोकस करें कि हमें लैब से क्या मिला? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं, हमें मिला फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स जो किस कलर के थे? ग्रीन कलर के, ठीक है। उन्हें टेस्ट ट्यूब में लिया हमने। उसके बाद जैसे ही उसे हीट सप्लाई की आपने तो पहला चेंज आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें कलर नहीं रह गया, यानी हीट करते से ही पहला केमिकल चेंज ये आएगा कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल है अपॉन हीटिंग, ये ट्रायंगल याद हो आपको कि हीटिंग का सिंबल मैंने दिया था कि आप हीट न लिखें और केवल ट्रायंगल बना दें तो आप, ठीक है ना, सही है। FeSO4 आपका अलग हो जाता है और ये वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। तो जैसे ही एवापोरेट हो जाएंगे तो आपको पता था कि इनके कारण ही इसमें ग्रीन कलर था, अब ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो आपको याद रखना है वो ग्रीन टू कलरलेस का। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जैसे प्रोलॉन्ग करेंगे आप हीटिंग, यानी अभी अभी आपने हीटिंग रोकी नहीं है कि कलरलेस हो जाने के बाद भी उसे लगातार आप उसे हीट कर रहे हैं, कुछ देर बाद आपको फ्यूम्स, कलरलेस फ्यूम्स मिलेंगी या आपको ऐसी स्मेल आएगी, आता हूं उस पर, ये FeSO4 और प्रोलॉन्ग हीटिंग के बाद डिकम्पोज हो जाता है Fe2O3, SO2 और SO3 में। तो ये SO2 और SO3 जो गैसेस हैं ये स्मेल देंगी बर्निंग सल्फर।
अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो पहले तो ये तो हमने सुना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती थी। When a single substance breaks or decomposes into two or more product, it is known as decomposition reaction. तो ये कंफर्म है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके अलावा ये इंडोथर्मिक नेचर की है, क्योंकि आप यहां पे हीट सप्लाई करके आप डिकम्पोज कर रहे हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन 2 आपको याद रखने हैं, और ये क्या होता है उसके बारे में आते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन की ग्रीन से कलरलेस हो जाएंगे क्रिस्टल, और प्लॉन्ग हीटिंग करने पे आपको स्मेल आएगी। जब वैप्टिंग करेंगे आप अपनी तरफ वो स्मेल आने देंगे तो आपको सल्फर के है ना बर्न होने की स्मेल दिखेगी। अब हम सल्फर देखे नहीं उसकी बर्निंग कैसी होती है। तो जो लोग भी इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं, जैसे जहां पे ज्यादातर मिनरल्स का या ओर्स के ऊपर प्रोसेसिंग चल रही होती है, जहां से आयरन और इन सब के है ना रॉड्स निकल के आते हैं, सरिया निकल के आते हैं, तो जहां भी इंडस्ट्रीज के आसपास से गुजरोगे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, वो सल्फर के बर्न होने की। चिमनियों से जो धुआं आता है आसपास पूरे एनवायरनमेंट में एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है, वो सल्फर की बर्निंग की। तो जो लोग नहीं सूंघ पा रहे हैं या कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो फिर वो लैब में कर लें एक्टिविटी वहां नहीं भी हो रही है तो आप दिमाग से ये रखें कि एक्टिविटी 1.5 मुझसे जब पूछी जाएगी तो मुझे 2 कैरेक्टरिस्टिक में कोई ना कोई एक क्लू मिलेगा। वो ये कि ग्रीन से कलरलेस हो रहा होगा सबस्टेंस अपॉन हीटिंग, या फिर उसमें स्मेल दी जाएगी किसकी, बर्निंग सल्फर की। तो आपको पूरी तरह से ये रिएक्शन लिख देना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये रिएक्शन आपको बैलेंस दिख रही है। टिपिकल नेम से हम समझ लें हम लोग, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। 3 ट्राइऑक्साइड, 2 डाइऑक्साइड। ये फेरिक क्यों? तो 9th क्लास में हमने 2 तरीके के आयरन पढ़े थे। पेज नंबर 37 मैंने आपसे कहा था कि टेबल याद रखिएगा। तो आयरन जब 2+ होता है तो उसे हम फेरस कहते हैं, और जब आयरन 3+ होता है तो उसे हम फेरिक कहते हैं। अब इस फेरिक को अगर आप कंबाइन करते हो ऑक्सीजन से तो फार्मूला क्या बनेगा, अनइक्वल है वैलेंसीज, तो ये बन जाएगा आपका Fe2O3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। तो रिपीट कर रहा हूं एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी में आपको यह ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर के क्रिस्टल लेने हैं टेस्ट ट्यूब में, उन्हें हीट करने पे पहला ऑब्जर्वेशन कि वो ग्रीन से कलरलेस होने लगेगा। प्रोलॉन्ग कर दोगे हीटिंग, बढ़ाओगे तो कुछ देर बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा पूरी तरह सबस्टेंस, स्मेल आएगी सल्फर के बर्न होने की। ठीक है, और गैसेस कौन सी रिलीज हो रही, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन्हीं दोनों गैसेस के कारण बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी 1.5। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा समझ में आया कि एक ग्रीन कलर के सबस्टेंस एक्स को हीट करने पे बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है। आप आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सा सबस्टेंस है और राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व जैसे ही बोले, और आप हर बार आप जो फार्मूले लिख रहे हैं उनके नीचे नाम लिख दीजिए आप। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के नाम आप नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन जब आपका कॉम्प्लेक्स फार्मूला हो, बड़ा फार्मूला हो, जैसे Fe2O3 हो गया, FeSO4 हो गया, ये तो इनके नाम नीचे लिख दें। फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब मूव करते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.6 में। अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा पार्ट है हमारी एनसीईआरटी में, एक रिएक्शन दी गई है हमें। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड नहीं है। उस पेज में जब आप 1.5 और 1.6 के बीच में जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन दिख रही है, जहां पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होता है। तो अगर एक घुमाया हुआ क्वेश्चन हमें मिल जाए कि एक व्हाइट कलर का सबस्टेंस, अगर ये टिपिकल नाम दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आपको लिखते देर नहीं लगेगी। तो वो व्हाइट कलर का सबस्टेंस बता देगा, जिससे हीट करने पे एक कंपाउंड Y बन रहा है, यानी ये X सबस्टेंस है, जिसे हीट करने पे Y सबस्टेंस बन रहा है, जिसका यूज
सीमेंट इंडस्ट्रीज में सीमेंट बनाने में होता है। तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड ही याद रखना है कि डिकम्पोजिशन के बाद अगर कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है उसका यूज किस में होता है, सीमेंट बनाने में। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला ऑक्साइड कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो किसके डिकम्पोजिशन से बनता है, लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट। ये कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये केमिकल नेम हुआ। और आपका इस वाई सबस्टेंस का आप पढ़ चुके हैं नाम अभी कुछ देर पहले, क्विक लाइम, इसको हम कॉमन नेम में बोलते हैं, और ये कैल्शियम ऑक्साइड केमिकली जाना जाता है। इस गैस का इवोल्यूशन आपको बोला कि गैस एक इवॉल्व होगी, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि व्हेन सबस्टेंस एक्स, व्हाइट कलर्ड सबस्टेंस एक्स डिकम्पोजेस टू गिव वाई एंड जेड, जेड इज अ गैस, ठीक है, वाई इज अ सबस्टेंस विच इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। देखते से ही आपको याद आ गया कि हमको कौन सी रिएक्शन पूछी जा रही है हमारी एनसीईआरटी से। तो हर रिएक्शन के पीछे क्या क्लू है वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आपको रिएक्शन खुद से लिखनी होगी, बैलेंस देखना, बैलेंसिंग देखनी होगी कि कहीं भी, है ना, नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल तो नहीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी एटम्स इक्वल है, जैसे कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 + 1 3। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, नो नीड टू बैलेंस, ठीक है। अब आगे स्विच करते हैं एक्टिविटी 1.6 में। तो इसमें आपको कितना याद रखना था, एक व्हाइट कलर का सबस्टेंस है जिसे हीट करने पे जो वाई बन रहा है, यानी जो कंपाउंड बन रहा है गैस के अलावा, उसका यूज सीमेंट इंडस्ट्रीज में सीमेंट बनाने में होता है। तो आ रहे हैं हम एक्टिविटी 1.6 में, जिसमें आपसे कहा गया, अच्छा इसमें सबसे पहला काम करिए आप लोग, जो रिएक्शन लिखी हुई है, चलिए वो रिएक्शन में पहले लिख दूं। जहां NO2 लिखा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके ऊपर या नीचे जहां भी जगह दिखे आपको लिख दीजिए ब्राउन फ्यूम्स। और अगर दिखाई दे रहा हो कि टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, जहां पे एक्टिविटी 1.6 लिखी हुई, उसी के बगल में एक टेस्ट ट्यूब को हीट किया जा रहा है, तो उसमें आपको यहाँ पे ऐसी फ्यूम्स बनती हुई दिख रही होंगी टेस्ट ट्यूब के ऊपर। ये फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, यानी सबसे बड़ी पहचान इस एक्टिविटी की, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वो किस कलर का आपको फ्यूम्स दिखेगी, ब्राउन कलर की। तो यार समझ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन क्या मिला हमें, यूनिक ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि एक्स सबस्टेंस को हीट करने पे अगर ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व हो रही हैं, किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेड नाइट्रेट का। और बनने वाला पहला कंपाउंड आपका क्या होगा, लेड ऑक्साइड, जो कि आपका यही रह जाएगा। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स के रूप में बाहर आएगा, और ऑक्सीजन कलरलेस गैस होती है तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा तो वो आपको बताएगा कि मैं निकल रहा हूं, क्योंकि मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक कलर है कौन सा, ब्राउन। तो इस एक्टिविटी में आपको दो और बातें फिर से याद रखनी है कि इंडोथर्मिक नेचर की रिएक्शन है और ये डिकम्पोजिशन। तो लेड नाइट्रेट नाम से बोला गया तो बहुत अच्छी बात है, नाम से नहीं भी बोला गया और आपको क्लू दिया गया कि ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं, कंफर्म है कि आप कौन सी रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको, ये लेड नाइट्रेट वाली। तो एक्टिविटी 1.6 की यूनिक ऑब्जर्वेशन, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 1.7 में। तो जहां 1.7 है एक्टिविटी, उसी के बगल में एक डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम के नीचे फिगर के बारे में आइडेंटिफिकेशन लिखा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर बन सकता है इस एक्टिविटी से, उसमें आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा डिस्क्राइब एन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यानी जब बड़ा क्वेश्चन अप टू 3 to 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक्टिविटी भी लिखने के लिए आएगी, तो उसे अपने शब्दों में आप लिखेंगे तो अपने शब्दों में समझ भी लेते हैं। तो उस एक्टिविटी में पहले तो आपको
अच्छे से याद रखना है ये टर्म, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो पहले इस टर्म को तोड़ लें, इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस, ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब एक कंपाउंड ब्रेक हो, डिकम्पोज हो, तो उसे हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये भी एक इंडोथर्मिक नेचर की ही रिएक्शन होगी, यानी किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी को आप सप्लाई कर रहे हो, यहाँ वो फॉर्म कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो लास्ट में हम रिएक्शन तक आएंगे, पहले हम सेटअप को समझ लेते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ रहा है। तो आपको बगल में एक डायग्राम दिख रहा है, उसमें प्लास्टिक मग दिख रहा है। तो सबसे पहले अपन ने प्लास्टिक मग ले लिया, बाजार से खरीद लें, क्योंकि घर वाला लेंगे तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है, तो माँ डांट भी सकती है, तो बाहर का ले लें। और प्लास्टिक मग लेने के बाद उसमें 2 होल्स करें, नीचे 2 होल्स करने हैं। अब इनमें 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, ठीक है, और फिर पानी भी भरना है। तो ऐसा कि इसमें ऐसे रबर स्टॉपर लगाएं कि इलेक्ट्रोड भी पियर्स हो जाए, नहीं थोड़ा सा इन उनका बाहर रहे, और अंदर भी इलेक्ट्रोड ज्यादा पोर्शन उनका अंदर रहे। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इतनी जगह ना बचे, यहां जब रबर स्टॉपर लग जाएंगे तो पानी आप अगर आप डालेंगे भी तो नीचे नहीं जाएगा। यानी कोशिश करनी है कि रबर स्टॉपर के थ्रू आप उसे ऐसा स्टॉप कर दें कि रबर मतलब इलेक्ट्रोड भी आपके फिक्स्ड हो जाए और वाटर डालने पे भी वो सीप ना करे। इसके बाद इन इलेक्ट्रोडों को आपको बैटरी से जोड़ देना है। बैटरी आपने 6 वोल्ट की ले ली। आप जान रहे हैं कि बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिस इलेक्ट्रोड को आपने पॉजिटिव जो जोड़ा है उससे टिपिकल नाम से जानते हैं एनोड। एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा उसे हमने क्या नाम दिया है, एनोड। इसे याद रखने से बड़ा फायदा है, क्योंकि जो घुमाए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके थ्रू आप पहचान लेंगे। और जिस आपने इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल से, उसका नाम है कैथोड। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैथोड है, एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो आपको दिखाई दे रहा है वो एनोड है। अभी तक क्या किया हमने, प्लास्टिक मग, 2 होल्स, उसमें रबर स्टॉपर, उसमें इलेक्ट्रोड डाले। सर इलेक्ट्रोड कहाँ मिलेंगे हमें, वो पुराने आते थे बड़े बड़े, है ना, जो आपके रेडियो में लगते थे, ट्रांजिस्टर जो बड़े बड़े वाले आते थे, टॉर्च में लगते हैं। और वो आपने एवर रेडी का देखा होगा, उसमें जो 9 बना रहता है, उसमें बिल्ली बीच में से घुसी रहती है, याद आ रहा है। तो आप व्हाइट कलर का उसमें से हटाइए वो, है ना, पेपर। उसके बाद जिंक हटाइए, जिंक की कोटिंग थी, उसको हटाने के बाद उसे क्रश करिए, तो आपको बीच में से एक ब्लैक रॉड दिखेगी, वो ग्रेफाइड या कार्बन रॉड है। तो वही आपकी कार्बन रॉड आपने यूज कर ली। अब इसे फिल करना है वाटर से, इतना कि सारे इलेक्ट्रोड डिप हो जाए, 2 ही तो हैं, और दोनों को आप इमर्स करने तक पानी भर दीजिए इसमें। तो फिर से जल्दी से, प्लास्टिक मग, 2 होल्स, रबर स्टॉपर, इलेक्ट्रोड को जोड़ा बैटरी से। बैटरी के 2 टर्मिनल टिपिकल नेम से जाने जाते हैं, एक पॉजिटिव तो उसे एनोड कहते हैं, और एक निगेटिव जिसे हम कैथोड कहते हैं। वाटर इतना फिल किया कि इमर्स्ड हो जाए इलेक्ट्रोड। अब आपको 2 टेस्ट ट्यूब, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इसमें डालनी है। यानी हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली और उन्हें इन्वर्ट करके इलेक्ट्रोडों में डालना है। बस एक ध्यान रखना है यहाँ पे, प्रिकॉशन ये है कि जब आप इन्वर्ट करके टेस्ट ट्यूब डालें तो इन्होंने ऐसा टिल्ट करके डालें कि एक भी एयर ट्रैप ना होने पाए, क्योंकि इस एक्टिविटी के बाद एयर बनने वाली है, यानी गैसेस बनने वाली है, और पहले से एयर ट्रैप हो जाएगी तो हमारी एक्टिविटी में फिर हम सही ऑब्जर्वेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है, जैसे आप प्लास्टिक मग को आप किसी टब में डालते हो तो आप जब टिल्ट करके डालते हो तो देखा होगा आपने कि वो पानी भर जाता है, अंदर एयर ट्रैप नहीं करती है। तो कोशिश करिएगा कि इसमें क्या ना आए, एयर बबल्स ना आए, ठीक है। अभी मैंने एक चीज बताना यहाँ पे भूल गया था कि यहाँ स्विच लगानी है, बैटरी से जोड़ के आपको ये काम नहीं करते जाना, स्विच ऑफ रखना है। यानी यहाँ पे अगर आपको डॉट नहीं दिख रहा है यानी ये स्विच ऑफ है, तो अभी स्विच ऑन नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे डालना है आपको 2-3 ड्रॉप H2SO4 की। सर ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल। सारी इंडस्ट्रीज, सारी लैब्स, जहां भी कोई ना कोई एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही, कोई केमिकल बन रहा है, कोई प्रोसेसिंग के बाद सबस्टेंस बन रहा है, वहां कहीं ना कहीं इन भाई साहब का इस्तेमाल होता है, इसलिए इन्हें किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। H2SO4 हमारी इंडस्ट्री यानी हमारी केमिस्ट्री में
बहुत वाइडली यूज होता है। यहाँ उसका क्या काम है? एक सबस्टेंस होता है कैटलिस्ट, जो चैप्टर 4 में और डिटेल में जाऊंगा भी, इसका ऐसे ही आप नाम जाने रहे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर लूं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो रिएक्शंस को यानी केमिकल चेंजेस को एक्सिलरेट कर देता है, यानी वो चेंज जो बहुत देर बाद होने वाले हैं, कई घंटों ले रहे हैं, वो चेंजेस कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में हो जाए, ऐसे सबस्टेंस क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट और डिटेल में बता दें, जैसे हम बचपन में नहीं पढ़ते थे, या पढ़ते तो हम हैं ही हैं, तो क्या बैठे हैं, बहुत देर से मन नहीं लग रहा है, मोबाइल भी चलाने का मन कर रहा है, और जैसे पिताजी या जिससे हम डरते हैं इंटर करते हैं, हमारी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, हम कई पन्ने पढ़ डालते हैं, वो हमें पढ़ा नहीं रहे होते हैं, ना कुछ बोलते हैं, शांत होकर आके बैठ जाते हैं। उनकी प्रेजेंस ही हमें एक्सिलरेट कर दे रही है। ऐसा ही है H2SO4। इस रिएक्शन में इसकी प्रेजेंस इस रिएक्शन को क्या करेगी? एक्सिलरेट कर देगी। ये खुद कुछ नहीं करेंगे, हम आ गए हैं, ना डंडा मार रहे हैं ना पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम सीधे आएंगे, हमारी प्रेजेंस में आप एक्सिलरेट। तो कैसे, ये हायर क्लासेस में आपको मैकेनिज्म समझाया जाएगा कि कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है। फिलहाल आपको याद रखना है, एक ऐसा सबस्टेंस जो रिएक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होता है, यानी अपना कुछ नहीं देगा, ठीक है, जैसे पिताजी ना हमें पढ़ाएंगे ना हमें डांटेंगे, बस वो बैठे हैं यानी उनकी प्रेजेंस है, और हम अपना काम कर रहे हैं, यानी हम एक्सिलरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको कैटलिस्ट H2SO4 का इस्तेमाल करना है। रिपीट करूं, बहुत सारा हो गया है। तो प्लास्टिक में 2 होल्स, रबर स्टॉपर, 2 इलेक्ट्रोड जिन्हें बैटरी से जोड़ा आपने, बैटरी के 2 टर्मिनल्स है, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड। उसके बाद इमर्स करने तक इलेक्ट्रोडों को वाटर से फिल कर दिया आपने, फिर आप 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल रहे हो, कॉशन कि आप एयर न ट्रैप करने दें। अब 2-4 बूंदे H2SO4 डालने के बाद स्विच ऑन करिए। तो जैसे स्विच ऑन होगी तो यहाँ पे जो वाटर है आपका वो डिकम्पोज होगा। तो क्या पास कर रहे हैं आप यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ये 2 गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनमें डिकम्पोज होगा। 2 ही तो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग। यहाँ यूनिक ऑब्जर्वेशन, इसीलिए मैंने कैथोड और एनोड की बात की थी, जिससे आप याद रखें। जब स्विच ऑन करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, वाटर डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन जो गैस है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस H+ से बनी होती है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो ऑक्साइड से। ये क्यों बताया जा रहा है? उसका रीजन है कि कौन सी गैस किस टेस्ट ट्यूब के ऊपर कलेक्ट होगी वो आपको याद रखने में मदद मिलेगी। कैसे? ये नेगेटिवली चार्ज है ऑक्साइड, तो वो ऑक्साइड पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी यहां वो गैस कलेक्ट होगी ऑक्सीजन, और चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड की ओर भागेगा, और यहां कौन सी गैस कलेक्ट होगी? हाइड्रोजन। यानी स्विच ऑन करने पे करंट, बबल्स आपको दिखने लगेंगे इलेक्ट्रोड के अराउंड, और एक गैस जमा होने लगेगी। यहाँ बबल्स जब आपको मिलेंगे, मैं इस गैस का और डिटेक्शन भी बताता हूँ आपको, और आप पढ़ भी चुके हैं एक्टिविटी 1.3 में। तो ये कहाँ कलेक्ट हो रही है? कैथोड में, और ये गैस कहाँ कलेक्ट हो रही है? एनोड में। सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर डिकम्पोजेस टू yield hydrogen and oxygen. Hydrogen is collected at cathode, whereas oxygen is collected at anode. तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर देखें तो यहाँ पे आपको रेशो की बात करें तो यहाँ पे 2:1, यानी एक गैस जो आपको डबल वॉल्यूम में दिखेगी, यानी यहाँ पे आप जब देखेंगे तो पोर्शन जो है यहाँ पे वाटर यहाँ ज्यादा फिल हुआ दिखेगा, गैस कम दिखेगी, यहाँ पे ज्यादा दिखेगी, यानी इस वॉल्यूम से डबल आपको ये दिखेगी। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का जितना भी वॉल्यूम होगा, माना कि यहाँ पे 1 ml कलेक्ट हो रही है, कौन? ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन 2 ml दिखेगा। यानी ऐसा क्वेश्चन की एक्टिविटी 1.7 में या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान कौन सी गैस डबल वॉल्यूम में बनती है और क्यों? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे ही आप रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो गैस का वॉल्यूम बन रहा है हाइड्रोजन का, वो डबल है किससे? ऑक्सीजन से। तो उसका जवाब आप सीधे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें और वहां बताएं कि इन दोनों के रेशो की बात करें तो ये हमेशा दोनों एलिमेंट किस रेशो में रहते हैं? 2:1। ठीक है,
तो एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की क्विक रिवीजन। फिर से पूरा सेटअप आपको बता चुका हूं मैं कैसे करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी के पास होते से वाटर डिकम्पोज होने लगेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस जाके कहाँ कलेक्ट होगी, कैथोड में, और ऑक्सीजन गैस कहाँ कलेक्ट होगी, एनोड में। किसका वॉल्यूम डबल होगा, हाइड्रोजन का, और किसका हाफ होगा वॉल्यूम, ऑक्सीजन का। सर हम कैसे जानेंगे कि इसमें हाइड्रोजन है? तो मैंने आपसे कहा था कि जब हाइड्रोजन का टेस्ट करना हो तो आप बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के माउथ के नियर लाइए, और धीरे से जैसे टेस्ट ट्यूब हटाएंगे और बर्निंग कैंडल इसके पास लाएंगे, पॉप साउंड के साथ वो बुझ जाएगी। तो जैसे ही बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश होती है किसके साथ, पॉप साउंड के साथ, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी सिंपल, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस we bring burning candle to the near mouth of test tube. It extinguishes with a pop sound. It ensures the presence of hydrogen gas. और ऑक्सीजन के पास अगर ये टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे तो और वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। भाई बर्निंग फ्लेम है, पहले से ही बर्न हो रही है, उसमें ऑक्सीजन हेल्प ही करेगा, तो वो तो नहीं बुझने वाली। ठीक है, तो किसके केस में पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी, हाइड्रोजन केस में। तो इनके प्रेजेंस भी आप जान पाए। तो आप कितना भी इलैबोरेटेड आपको घुमाया हुआ क्वेश्चन में, तो आपको एक्टिविटी की केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है, सेटअप, और अपने वर्ड्स में लिखना आना चाहिए कि आपने कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन किया ये पूरे सेटअप का। और H2SO4 फाइनली आपको कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटीज अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करे रहिए जिससे आपको पता चलता रहे कि कब हमारा नया वीडियो आ रहा है। ठीक है, सीधी एजुकेशन हब, मैं अमरीश।